आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक है 12th क्लास की बिजनेस की बुक में, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दो हमारे बिजनेसमैन है फेमस बिजनेस सब्जेक्ट में, एक एफडब्ल्यू टेलर और दूसरे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल हैं, वो मैं सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एफडब्ल्यू टेलर के 4 प्रिंसिपल जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे। ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर कौन थे? एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, फेमस, है ना। तो उन्होंने 4 प्रिंसिपल इमर्ज किए थे अपने लाइफ टाइम में। तो जो भी उन्होंने फेस किया बिजनेस के दौरान, उसको लेकर उन्होंने 4 प्रिंसिपल, इसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं हम। पहला प्रिंसिपल है साइन नॉट रूल ऑफ थंब। एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह था कि हमें साइंस पे बिलीव करना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। हमें ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर मॉडर्न मेथड की तरफ बढ़ना चाहिए और मॉडर्न मेथड से ही बिजनेस को हमें करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि जो चेंजेस हैं वो नेचर का लॉ है ना, बदलाव तो आएंगे। अब इस बदलाव में अगर हमें स्टेबल रहना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रह के स्टेबल कर जाएंगे, मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, तो शायद हम गलत हैं। हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में तो चेंजेस आते हैं ऑब्वियसली, नॉर्मल सी बात है। टेक्निक्स बदलती है, मेथड बदलते हैं, पॉलिसी, प्लान, प्रोसीजर, मतलब बिजनेस करने का हर एक तरीका बदलता है, जितने भी टाइप्स हैं। ठीक है, तो एफडब्ल्यू टेलर का क्या कहना था कि हमें साइंस के हिसाब से बिजनेस करना चाहिए, हमें रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं। आज के टाइम में हम किसी भी सेक्टर में देखें, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए आप, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, है ना, XYZ कोई भी सेक्टर हो, सब में हम क्या कर चुके हैं, इन्वेंशन कर चुके हैं, नई नई टेक्निक ला चुके हैं। तो साइंस को हमने सब हर एक जगह अपनाया है। अब कोई ऐसा बिजनेस जो ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहे, बिजनेस पुराने तरीके से, तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आज के टाइम में। ठीक है, तो यही है एफडब्ल्यू टेलर का कहना, पहला प्रिंसिपल कि हमें साइंस को अपनाना है, लकीर का फकीर नहीं होना। सेकंड पे आते हैं, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? मिलकर काम करना है, भेदभाव नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। डिस्कॉर्ड मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, है ना। मतलब सबका टारगेट या सबका गोल, सबका एम बिजनेस में एक ही होना चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति अलग एम के साथ बिजनेस में काम करेगा तो शायद बिजनेस का जो टारगेट है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि ना भी हो अचीव। ठीक है, तो इसीलिए एफडब्ल्यू टेलर का कहना था कि हमें हमेशा मिलकर काम करना है, हार्मोनी के साथ, है ना। डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड मतलब डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी बेस पे हो, जेंडर के बेस पे हो, है ना, बाकी एज के बेस पे हो, रेस के बेस पे हो, वर्क पे, मतलब XYZ कोई भी चीज रीजन हो, हमें बिजनेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें मिलकर काम करना है, मिलकर। ठीक है, तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हर एक व्यक्ति का टारगेट अगर सेम होगा तो ऑब्वियसली टारगेट को अचीव करने में इजी होगा, हेल्पफुल होगा, हम इजीली अचीव कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिंपल सी बात है। थर्ड नंबर पॉइंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल मतलब इसमें ये जो एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल हैं, ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल से, है ना। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल में अब हम हेनरी फ्योल की तरफ देखें तो उन्होंने कहा था कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब एक पर ध्यान ना देकर सब पे ध्यान देना है। तो ये भी एफडब्ल्यू टेलर भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमें कोऑपरेशन करना है, कोऑपरेट करना है, मिलना है, यानी कि आपस में मिलजुल कर काम करना है, किसी एक को बढ़ावा नहीं देना। नॉट इंडिविजुअल का मतलब है कि किसी एक को बढ़ावा नहीं देना, हमें सबके साथ, सबको साथ लेकर काम करना है ना, सबके साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, सब पे ध्यान देना है, किसी एक पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई हम क्या करते हैं कंपनी में, मैनेजर क्या करता है कंपनी में, मैनेजर, है ना, कोई एक व्यक्ति जो उसका फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, बाकी लोगों को कम दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजर के लिए क्या है, कोऑपरेशन जरूरी है, इंडिविजुअल जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर। ठीक है, फोर्थ नंबर प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, है ना। हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट करना है, कहां तक करना है, ईच एंड एवरी पर्सन टू हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी। ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी मतलब
कि जहां तक वो डेवलप होना चाहता है। जैसे इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं भाई, हमारे घरों में हमें यही बताया जाता है कि जहां तक तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो, है ना, पैसे की टेंशन मत लो या अरेंजमेंट की टेंशन मत लो। मतलब पेरेंट्स का हमेशा यही होता है कि जहां तक उनका बच्चा पढ़ना चाहता है वो वहां तक पढ़े। तो वैसे ही बिजनेस में भी हर एक मैनेजर, हर एक, है ना, जो एम्प्लॉयर है, जो ऑनर है, उसका मानना हमेशा ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू FW टेलर कि उसका वर्कर या एम्प्लॉय जहां तक भी डेवलपमेंट करना चाहता है, ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी तक एंड प्रोस्पेरिटी तक उसका डेवलपमेंट, मतलब किसी को फाउंडेशन ना दी जाए कि नहीं भाई ये तुम्हारा दायरा है, इससे बाहर मत जाओ, है ना। अगर वो जाना चाहता है, वो कुछ नया सीखना चाहता है, तो उसे सीखने दिया जाए। और वैसे सिंपल सी बात है कि सब यहीं आके सीखते हैं, ठीक है। मैनेजर भी कभी फ्रेशर ही था, तो मैनेजर भी ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी पे तभी है जब उसे चांसेस मिले। तो FW टेलर का कहना है कि हमें वर्कर को अपने नंबर ऑफ मेंबर जो भी बिजनेस में काम कर रहे हैं उन्हें चांस देना है आगे बढ़ने का, ताकि अगर वो बढ़ना चाहते हैं तो बढ़े। तो ये हो गए हमारे 4 प्रिंसिपल FW टेलर के, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या है, कुछ टेक्निक्स भी है हमारी, है ना, जो हमें फॉलो करनी होती है बिजनेस में। अब इसे करना कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर वही है ना कर लेंगे तो इसका बेनिफिट है, अगर नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं है। कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे बहुत सारे। तो वैसे ही कुछ टेक्निक दे रखे हैं यहाँ पर 9, ठीक है, जिसमें पहली टेक्निक है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक ये कहती है कि हमें अपने फंक्शंस को क्या करना चाहिए, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कर, ठीक है। जैसे एक ही काम है, अब एक काम को करने में बहुत सारे लोग लगते हैं, तो बहुत सारे लोग जो लग रहे हैं उनको उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम देंगे हम, तो काम जल्दी होगा और बेहतर तरीके से भी होगा। तो टेक्निक हमारी जो पहली वाली है फंक्शनल फोरमैनशिप, वो ये कहती है कि काम को बांट दो, और बांटने का तरीका ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस काम में स्पेशल है उसको उसके अकॉर्डिंग ही काम दिया जाए, ताकि वो उसको बेटर तरीके से कर पाए, ठीक है। तो ये हमारी पहली नंबर हो गई, पहली नंबर टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप। सेकंड पे आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि हमें वर्क का क्या करना है, एक स्टैंडर्ड रखना है। स्टैंडर्ड रखने का मतलब ये है कि हमें एक टारगेट रखना है कि हम दिन में इतना काम करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो वर्क का ही हो, है ना, वो क्वांटिटी का भी हो सकता है कि हमें दिन में 100 यूनिट बनाने हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि ये स्टैंडर्ड है कि हमें 100 यूनिट बनाने हैं, या हमें दिन में 6 घंटे काम करना है, एक्चुअल काम सही तरीके से परफेक्ट तरीके से 6 घंटे। तो एक स्टैंडर्ड बना देना, चाहे वो काम का हो, चाहे नंबर ऑफ क्वांटिटी का हो, क्वालिटी का हो, है ना, नंबर ऑफ वर्किंग आवर हो, या फिर XYZ कोई भी किसी भी फैक्टर को लेकर हम स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि हमने, जैसे स्टूडेंट भी हमें अपना स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि हमें दिन में 4 घंटे पढ़ाई करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा जो स्टैंडर्ड है पढ़ाई करने का वो 4 घंटे मिनिमम है, ऊपर चला जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड बना लिया उन्होंने अपने लिए। वैसे ही बिजनेस में अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क हमें क्या करना है, बिजनेस में वर्क का स्टैंडर्ड करना है, ठीक है, कि हमें दिन में इतना काम करना ही है। वो जरूरी नहीं कि वर्क का ही हो, वो क्वालिटी का भी हो सकता है, क्वांटिटी का भी हो सकता है, पर्सन्स का भी हो सकता है, और अदर फैक्टर जो भी होते हैं प्रोडक्शन के, हर एक का हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं सिंप्लीफिकेशन। थर्ड टेक्निक जो है हमारी सिंप्लीफिकेशन। अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, इसमें क्या होता है कि हमें अपने वर्क को एज मच एज सिंपल रखना होता है। मतलब जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करो। अगर हम काम को ब्रॉडर कर देंगे, फैला देंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें उसको वाइंड अप करना, उसको सम अप करना, समेटना, है ना। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं बहुत सारे, एग्जाम्पल बुक में भी हैं, अलग अलग पेपर्स में भी आते हैं कई बार क्वेश्चन, है ना। जैसे हम फुटवेयर का ले लेते हैं कि भाई बुक में फुटवेयर का एग्जाम्पल दे रखा है आपके, कि फुटवेयर बनाने वाली कंपनी अगर हाफ में भी नंबर ऑफ साइज देने लगे, जैसे कि 5 नंबर शूज है, 5.5 है, 6 है, फिर 6.5 है, तो ऐसे में उनके लिए स्टॉक मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो हाफ में नहीं रखते, वो, है ना, क्या करते हैं, नॉर्मली इवन नंबर में रखते हैं कि 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से होते हैं। ऑड में भी है बट इवन में रखते हैं नॉर्मली। तो वो क्या करते हैं, वो एज मच एज सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। काम को अगर हम
ब्रॉडर कर लेंगे, फैला लेंगे। अब जैसे घर में 3 कमरे हैं, तीनों में आप अपनी कॉपी किताब फैला लोगे तो फिर ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि कॉपी किताब ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आपकी अगर एक एक पर्टिकुलर एक जगह होगी जहां आप बैठ के पढ़ाई करते हो और सारा स्टडी मटेरियल वहीं मिल जाएगा, तो सिंपल सी बात है ना, मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही है, अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन टेक्निक हमें अपने काम को एज मच एज सिंपल रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पे आते हैं, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहता है? मेथड स्टडी ये कहता है कि हर काम को करने का एक बेटर वे होता है, एक बेटर तरीका होता है, बेस्ट तरीका कह सकते हैं, बेटर कह लीजिए, है ना। तो उस बेस्ट तरीकों को हमें अपनाना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। सबसे पहले उसे फाइंड आउट करो, है ना। अब जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, है ना, घर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप किससे जाते हो जो आपके लिए सुटेबल है, जो बेटर है आपके लिए। तो मेथड स्टडी क्या कहती है? एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम किस तरीके को फॉलो करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेथड स्टडी फाइंड वन बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर जॉब एंड, है ना, डू इट अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड स्टडी। अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्मॉल जॉब्स करनी होती है ना। जैसे हम मोबाइल फोन की बात करें, मोबाइल से फोन एक मोबाइल सेट है ना, एक गैजेट है हमारा जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, और भी आजकल तो मोबाइल के अनगिनत यूजेस हैं, ठीक है। तो मोबाइल फोन को कंप्लीट होने के लिए हमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करने होते हैं, फिर हम उन सबको असेंबल कर देते हैं, तो हमारा कंप्लीट मोबाइल फोन बन जाता है। जैसे हमें एक मोबाइल फोन को बनाने के लिए सबसे पहले उसमें जो भी छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं, उसमें कैमरा है, माइक है ना, स्पीकर है ना, जैक है, और भी मदरबोर्ड है, मतलब डिस्प्ले है, बैटरी है, तो कितने सारे छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके एक कंप्लीट मोबाइल फोन बना है। तो ऐसे ही हम मोशन स्टडी में क्या करते हैं कि एक कंप्लीट वर्क को करने के लिए, है ना, हमें कितने सारे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं। जैसे आपका कंप्लीट, अब जैसे 12th क्लास की बात करें कि 12th क्लास में हर एक बच्चे का टारगेट है कि उन्हें सीबीएसई में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये उनका टारगेट है, ठीक है। अब इस अच्छे मार्क्स के लिए उन्हें क्या क्या और अदर काम करने पड़ रहे हैं। टारगेट तो सिर्फ एक ही है ना सबका कि सीबीएसई में जो भी एग्जाम होगा 2024 में, उसमें उन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब इस एग्जाम को करने के लिए उन्हें पढ़ना पड़ रहा है, जितने सब्जेक्ट है वो सारे पढ़ने पड़ रहे हैं, कॉपी बनानी हो रही है। अब कॉपी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, प्री बोर्ड देने पड़ेंगे, फाइल्स बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट तैयार है ना, प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी होंगी। बट टारगेट सब एक ही है कि हमें सीबीएसई में पास होना है 12th क्लास में अच्छे मार्क्स से। अब उसके लिए इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो मोशन स्टडी यही कहता है, ठीक है ना, कि क्या कि हमें एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने सारे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, उनका चेक करना है। तो ये हो गया मोशन स्टडी। 6 नंबर पे आते हैं टाइम स्टडी, है ना। एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, और उस स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड आउट करो, और अकॉर्डिंग टू उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फिर काम करना है। जैसे आप भी चेक करते हो कि भाई आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, बिजनेस की बात करें अगर, कुछ एग्जाम हमारे 70 के भी होते हैं, बट वो कॉमर्स में नहीं, आई थिंक, है ना। तो हम बिजनेस की बात कर लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट जो बिजनेस है, कि यहाँ पर क्या होता है, 80 मार्क्स का एग्जाम है। अब उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 3 आवर। 3 आवर स्टैंडर्ड टाइम है कि आपको 80 मार्क्स का एग्जाम 3 घंटे में कंप्लीट करना है। वो 3 घंटे स्टैंडर्ड टाइम है, वो किसी ना किसी ने मेजर करके एक सेट टाइम किया है कि इतने टाइम में हर एक स्टूडेंट का 3 घंटे का, है ना, सॉरी 80 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए। तो वैसे ही हर एक पर्टिकुलर जॉब को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। टाइम स्टडी हमें यही मेजर करना बताती है कि आप अपनी एक पर्टिकुलर जॉब को करने का टाइम मेजर करो, स्टैंडर्ड टाइम बता लगाओ, और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करो। क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, सिंपल सी बात है कि अगर बच्चे सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली पेपर छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है, तो छूट जाएगा पेपर। तो इसीलिए टाइम स्टडी हमें ये कहता है कि टाइम से काम करो, और हर एक काम को करने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसके दौरान कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या है? फटीग स्टडी को हम कहते हैं थकान अध्ययन, है ना। जैसे अब ऑब्वियसली आजकल तो रेस्ट की जरूरत मशीन्स को भी पड़ती है ना। जो मशीन है, जो मैन मेड मशीन है,
है ना, तो उनको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो भी हीट होने लगती है मशीनें, और वो फिर रेस्ट जाती हैं। चाहे कोई भी मशीन हो, XYZ, आप कोई भी मशीन ले लीजिए, इंटरवल का टाइम हर किसी को चाहिए होता है ताकि वो, है ना, एनर्जी गेन कर सके, चाहे वो मशीन हो चाहे ह्यूमंस हो। हम भी क्या करते हैं, गैप लेते हैं अपने जो भी हमारा वर्किंग आवर है उसके बीच में, एक आधे घंटे का, 1 घंटे का, 5 मिनट का, वो डिपेंड करते हैं हमारा किस तरीके का काम है ना। अब जैसे फार्मर्स हैं, ऑब्वियसली फार्मर 5 मिनट में क्या ही गैप करेंगे, 5 मिनट तो उन्हें हाथ धोने में लग जाएंगे। तो जो फार्मर्स है उनका गैप होता है नॉर्मली 1 घंटे 2 घंटे। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट जब स्कूल में जाता है, क्लास लेता है, तो वहां रेसेस होता है। रेसेस का प्रोविजन इसीलिए, लंच का पीरियड टाइम इसीलिए रखा गया है ताकि स्टूडेंट क्या कर सके, अपनी एनर्जी को रीगेन कर सके और लंच के बाद फिर दोबारा से पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सके। ठीक है, तो फटीग स्टडी क्या कहता है, ये हमारी टेक्निक ऐसी है जो कि बताती है बिजनेस में भी वर्किंग आवर के दौरान एक इंटरवल होना चाहिए ताकि जिसमें हम क्या कर सके, अपनी एनर्जी को रीगेन कर सके, वो होता है फटीग स्टडी। अभी डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है, कहीं 5 मिनट का ब्रेक है ना, कहीं आधे घंटे का है, कहीं 1 घंटे का भी है, डिपेंडिंग ऑन अवर वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग वर्क, है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर। तो फटीग स्टडी हो गया। अब 8 नंबर आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये क्या है, ये एक मोटिवेशन टेक्निक है जो कि कंपनी अपनाती है अपने वर्कर को, एम्प्लॉय को, स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए। कंपनी क्या करती है, एक टारगेट सेट कर देती है, ठीक है, इफिशिएंट वर्कर का और इनएफिशिएंट वर्कर का पता लगाने के लिए वो क्या करती है, एक टारगेट सेट कर देती है, कि एक स्टैंडर्ड टारगेट बना देती है कि भाई ये हमारा टारगेट है, इसे जो अचीव कर लेगा वो इफिशिएंट है, इसे अचीव, मान लेते हैं 100 यूनिट का टारगेट रख दिया उन्होंने, कि कंपनी ने क्या कहा कि हमें तुम्हें 100 क्वांटिटी बनानी है किसी भी प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, तो जो 100 को अचीव कर लेगा वो इफिशिएंट वर्कर है, यानी कि कार्य कुशलता है उसमें, और जो अचीव नहीं कर पाएगा वो सिंपल सी बात है, नहीं है, इनएफिशिएंट है ना। आपका 80 मार्क्स का एग्जाम है, 3 घंटे टाइम पीरियड दिया है, तो जो कंप्लीट कर लेगा 3 घंटे में 80 मार्क्स पूरे, वो, है ना, वो क्या है, वो इफिशिएंट स्टूडेंट है, और वरना नहीं है। तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम क्या कहता है कि एक मोटिवेशन, अब इसमें क्या होता है कि भाई जो बाकी वर्कर है वो भी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए, है ना। कंपनी क्या करती है कि जो भी 100 से यूनिट ऊपर बनाएगा उसको उसका जो वेट सिस्टम है वो बढ़ा देगी, 1.5 गुना कर देगी, 2 गुना कर देगी, इस तरीके से। तो हर एक व्यक्ति यही कोशिश करता है कि कम से कम 100 तो अचीव हो जाए, क्योंकि 100 को अचीव करते ही फिर 1.5 गुनी हो जाएगी कमाई, 1.5 टाइम्स। तो इसीलिए ये क्या है, डिफरेंट पीस बेस्ड सिस्टम, ठीक है, एक मोटिवेशन टेक्निक है जो कि फॉलो करते हैं। अब लास्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन टेक्निक ये कहती है कि हमें अपने नंबर ऑफ पर्सन जो बिजनेस में एंगेज हैं उनका माइंडसेट चेंज करना है, उनको सेल्फिशनेस से हटाकर कोऑपरेशन में लेके आना है, कंपनी के नुकसान से हटाकर कंपनी के फायदे के लिए काम कराना है, तो उनका माइंडसेट चेंज करना है ना। ये टेक्निक मेंटल रिवॉल्यूशन की कहती है कि माइंड को रिवैल्यूएट करो, माइंड को क्या करो, रिवैल्यूएट करो, यानी कि माइंड में जो भी चीजें हैं कंपनी की भलाई के लिए होनी चाहिए, कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। भलाई के लिए काम करेगा तो ऑब्वियसली कंपनी का फायदा होगा, तो वर्कर्स का भी कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। तो ये हमारी 9 साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हो गई, है ना। आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय FW टेलर जो कि 4 है, और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि 9 है, ठीक है। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अभी भी अगर कहीं कोई डाउट लगता है आपको तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।